हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वॉच एंड लर्न बाय सुधा मैम। आज हम करने जा रहे हैं एसएसटी टेक्स्ट में से चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ इंडिया वाटर रिसोर्सेज, यानी इंडिया में पानी के कौन कौन से स्रोत हैं। देयर इज़ वाटर, hence there is a life. Any type of life cannot be imagined on the earth without the water. There is no option for water resource. The list of its usage is very long. Entire biotic world uses water to sustain itself. The prosperity of any nation depends on its agriculture and the amount of water it uses in it. Water is also required for drinking, domestic uses and in industries. Water shortage is being created because of the rate and volume at which it is being used by increasing population and for development projects. With this consideration, it is necessary to use water sparingly. Water is a limited resource. No other resource can be used in its place. If the environment exists, it is because of water. So water is an inseparable part of life. आपने एक स्लोगन सुना ही होगा, जल ही जीवन है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। किसी भी तरीके का जीवित लिविंग बीइंग हो, भले हर वो चीज़ जिसमें जान है, उसकी अगर हम बात करें तो वो पृथ्वी पे तभी जिंदा है क्योंकि उसे क्या मिल रहा है? पानी। पानी का दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और इसके अगर इस्तेमाल के बारे में बात करें तो लिस्टें अनगिनत हैं। जितने भी जैविक वस्तु हैं इस दुनिया में, वो सब पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को टिकाने के लिए। किसी भी देश की जो खुशहाली है, जो डेवलपमेंट है, वो टोटली डिपेंड करता है पहले तो खेती बाड़ी में, और फिर किस हद तक, कितने काउंटिंग्स में या कितने नंबर्स में वहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं, घरेलू कामों के लिए और इंडस्ट्रीज़ में तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पानी की कमी इसलिए अब बढ़ चुकी है क्योंकि पानी का इस्तेमाल काफ़ी हद से ज़्यादा हो चुका है। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि जो पॉपुलेशन है, जो बस्ती है, वो बढ़ती जा रही है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी अनगिनत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमें पानी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि पानी के जो रिसोर्स हैं, जो स्रोत हैं, वो लिमिटेड है और उसकी जगह पे हम किसी और चीज़ को इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते हैं। पूरा जो एनवायरनमेंट है वो किस पे आधारित है? पानी पर, और वो हमारे जीवन का एक मुख्य अंग भी है। हम उसको अपने जीवन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर। There are 3 sources of water: rain water, surface water and ground water. पानी के 3 स्रोत हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। पहला आता है रेन वाटर यानी बारिश का पानी, दूसरा आता है सरफेस वाटर यानी जो पानी के ऊपर के हिस्से में, जो ज़मीन के ऊपर के हिस्से में जो पानी होता है उसे हम सरफेस वाटर कहेंगे, और ग्राउंड वाटर मीन्स जो ज़मीन के अंदर से मिलने जाने वाला पानी होता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो पहले देखते हैं रेन वाटर। Rain is the original source of water on the earth. River, lakes, streams, well, etc. are secondary sources. All these sources exist due to rainfall. बारिश एक लौता ऐसा स्रोत है जिसकी वजह से पूरे पृथ्वी पे पानी हमें मिलता है। इसके अलावा नदी, तालाब, झील, कुएं, ये सब सेकेंडरी सोर्सेज माने जाते हैं। और ये सभी सोर्सेज क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि हमें क्या मिलती है? बारिश। इस वजह से बाकी के जो सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं वो हमें यूज़फुल हो पाते हैं। Now, surface water. The water on the surface, the earth is found in the form of lake, river, pond, seas, streams, etc. It is called surface water. Rivers are the main source of surface water. ऐसा पानी जो धरती के ऊपर के हिस्से पे यानी तलवे पे यानी पॉइंट पे यानी ऊपर का जो पार्ट होता है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैसे आप नदी ले लो, तालाब ले लो, झील ले लो, समुद्र ले लो, नहर ले लो, ये सभी जो हैं ये सरफेस वाटर में आते हैं। इसी वजह से इनको हम सरफेस वाटर भी कहते हैं। और उनमें भी नदियाँ जो हैं वो मुख्य स्रोत मानी जाती हैं सरफेस वाटर का। अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर। Groundwater has an important place among the sources of water. Groundwater is obtained due to process of water absorbed by the lower strata of the land. The volume of the groundwater is unlimited. In the northern plains of India, there is about 42% of groundwater. In southern India, there is less of groundwater due to plateau and mountainous region. Groundwater is utilized maximum for irrigation. ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर ने कहीं ना कहीं सोर्सेस ऑफ वाटर में एक अहम हिस्सा उसका आया हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर से जो भी पानी उसमें आता है वो कैसे आता है? जब पानी ऊपर की सतह से सोख लिया जाता है, स्ट्राटा यानी लेयर्स ऑफ लैंड की मदद से, तो वो क्या होता है? पानी सोख सोख के ज़मीन के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ग्राउंड वाटर वैसे तो अनलिमिटेड है,
लेकिन अगर हम कंपैरिजन देखने जाएं तो नॉर्दर्न प्लेस में ये अंदाजन 42% ग्राउंड वाटर मिलेगा। कंपैरेटिवली अगर आप इंडिया में साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेटो बहुत सारे नज़र आए, चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी और माउंटेनियस रीजन भी देखने को मिलता है। इस वजह से ग्राउंड वाटर को ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इरीगेशन में, यानी खेती बाड़ी में, सिंचाई में। अब बात करने जा रहे हैं हम वाटर रिसोर्सेज एंड यूजेस, पानी के स्रोत क्या है और उनके इस्तेमाल का। सबसे पहला जिसमें आ रहा है वो है इरिगेशन यानी सिंचाई। अबाउट 84% ऑफ वाटर इन इंडिया इज यूजफुल फॉर इरिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट 1500 लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ wheat. Paddy, jute and sugarcane crops require more water. Water is being used for irrigation since ancient times. In 2nd century, the famous Grand Anicut Canal was constructed across the river Kaveri. In 1882, the Eastern Yamuna Canal was constructed in Uttar Pradesh. अंदाजन 84% पानी जो है भारत देश में वो सिर्फ सिंचाई में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अगर एग्जांपल देखने जाएं तो 1 किलो गेहूं की पैदाइश के लिए, उसको पैदा करने के लिए हमें 1500 लीटर की पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि क्विंटल्स में कितने लीटर पानी लग जाएंगे। फिर उसमें अभी अगर हम धान की बात करें, जूट की बात करें, गन्ने की बात करें तो उनको तो उससे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादातर इरिगेशन के लिए पुराने ज़माने से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। 2nd सेंचुरी के आते आते द फेमस ग्रैंड एनिकट कैनल जो है, प्रसिद्ध ग्रैंड एनिकट कैनल जो नहर है, उसे बनवाया गया था कावेरी नाम की जो नदी है उसके ऊपर। और फिर 1882 में ईस्टर्न यमुना कैनल जो है, ईस्टर्न यमुना नहर जो है, वो भी कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी उत्तर प्रदेश में। देयर आर 3 मीडियम्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। दीज आर wells and tube wells, canals, ponds. Out of these, wells and canals are major mediums of irrigation. Canals and ponds come at the 2nd and 3rd place respectively. Canal irrigation is practiced in the vast plains of Satluj, Ganga and Yamuna, and also in the delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri rivers in the eastern plains. Wells and tube wells are very common in alluvial plains. Irrigation by ponds is practiced more in the eastern and southern states. तो हमारे देश में सिंचाई की जो पद्धति है उसको 3 हिस्सों में दिखाया गया है, जिसमें पहला आता है कुएं और ट्यूबवेल के माध्यम से, फिर आता है नहर के माध्यम से, और फिर आता है तालाब के माध्यम से। इनमें से कुआं और जो नहर का मोड माना जाता है इरिगेशन का, वो सबसे ज़्यादा उपयोगी बताया गया है। नहर की बात करें और तालाबों की बात करें, वो 2nd और 3rd प्लेस में आती है, यानी सबसे प्लेस में आता है कुआं, फिर आता है कैनल और फिर आता है पॉन्ड। कैनल यानी नहर के बारे में बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सतलुज नदी जो है उसके आसपास की एरिया में, गंगा यमुना के आसपास की एरिया में, और इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जो कोस्टल प्लेन है, जो रीजन है नदियों के किनारे का, उन सभी जगह पर विद द हेल्प ऑफ कैनल्स सिंचाई करने का काम किया जाता है। इसके साथ साथ जो ईस्टर्न प्लेन्स है वहाँ पर भी कुओं के बारे में बात करें या ट्यूबवेल्स के बारे में बात करें, वो काफ़ी कॉमन हो चुका है उसका यूसेज ऐसी जगह पर जहाँ पे एलुवियल प्लेन्स यानी एलुवियल एरिया आई हुई है। इरिगेशन सिंचाई अगर हम तालाबों की मदद से देखने जाएं तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर उसका कहीं होता है तो वो है ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट। अब बात करने जा रहे हैं हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। नदियाँ तो देख ली, लेकिन उन पे कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाया गया जिससे पानी को काफ़ी लंबे समय तक टिका के रखा जा सके। Many large and small rivers flow in India. Water transportation is very rich in India. This is because its physiography is such that many rivers merge with other rivers and empty their water into the sea, with the idea that this water may be harnessed for various purposes. Multi-purpose projects are planned on many rivers. A multi-purpose project means to solve various problems associated with river valleys. It includes flood control, prevention of soil erosion, water from drinking and irrigation, industries, water provided to settlements, generation of electricity, internal water transportation, entertainment, wildlife protection and development of fishery etc. तो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो बहुत सी छोटी मोटी नदियाँ जो हैं हमारे देश में बहती हुई नज़र आपको आएंगी, और पानी का जो लेन देन होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, वो देश में, हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा पैमाने में किया जाता है। और ये क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ जो फिजियोग्राफी है, इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि मोस्टली सारी नदियाँ जो हैं
लास्ट में जा करके किसको समा जाती है, समुद्र में। मतलब एक नदी दूसरी नदी से मिलती है और आगे जा करके वो सी में मर्ज मिक्स हो जाती है। इस आइडिया से हम कह सकते हैं कि पानी का बहुत तरीके से इस्तेमाल यूज़ किया जा सकता है बहुत अलग अलग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के लिए, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनवाए भी गए हैं, प्लान भी किए हैं बहुत सारे नदियों के ऊपर। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ बताया जाता है बहुत तरीके की समस्याएं जो पानी से जुड़ी हुई हैं, नदियों की जो सकड़ी लहरों से जुड़ी हुई हैं, जो क्यारियों से जुड़ी हुई हैं, वो सॉल्व करना। मतलब नदी हम जानते हैं बहुत एक ही डायरेक्शन में तो बहती नहीं है, वो छोटी छोटी गलियों में कन्वर्ट हो जाती है, वैलीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो उससे रिलेटेड जो भी समस्याएँ हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं, इसे हम कहेंगे रिवर वैलीज़। अब इसमें जैसे बाढ़ को रोकना हो गया, जो मिट्टी बह जाती है उसको कंट्रोल करने की बात हो जाए, पीने लायक पानी की सुविधा या सिंचाई के लिए पानी की सुविधा इकट्ठा करना, इंडस्ट्रीज में पानी पहुंचाना, लोगों को सेटल करना, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक लिविंग बीइंग का जीवन किस पे टिका हुआ है, कम्प्लीटली ऑन वाटर। जहाँ पानी ज़्यादा होता है, ज़्यादातर पॉपुलेशन वहीं ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सेटलमेंट के बारे में बात करें, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करना है, अंदर ही अंदर पानी को पहुंचाने की जो सुविधा है, एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो वाटर पार्क्स जो होते हैं बड़े बड़े, उसके बारे में बात करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करें, या फिर मछली उद्योग जो है, इन सभी चीज़ों को बड़े पैमाने पे शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर। यहाँ पर आप इस बॉक्स में देख सकते हैं बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हमारे देश में आए हुए हैं। ये प्रोजेक्ट्स के नाम हैं, ये नदियाँ हैं, और कहाँ कहाँ किन किन राज्यों का उसको बेनिफिट मिलता है वो यहाँ पे बताया गया है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन। तो कैसे सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया को डिवाइड किया गया है पानी के हिसाब से। There is a difference regarding the area under irrigation in every state. Coastal districts in Andhra Pradesh, delta regions of Godavari and Krishna rivers, Mahanadi Delta in Odisha, Kaveri Delta in Tamil Nadu, Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh etc. are regions of intensive irrigation of country. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हर एक एरिया के हिसाब से देखने जाएं तो हमारे देश में सिंचाई का जो पानी पहुँचाने का जो पैमाना है वो एक राज्य से दूसरे राज्य पे डिफ़र करता है, यानी अलग देखने को मिलता है। जैसे आंध्र प्रदेश का समुद्री इलाका देखिए, गोदावरी कृष्णा नदी का जो डेल्टा रीजन है, जो बैंक एरिया है, उसके बारे में देखें, महानदी का डेल्टा रीजन देखें जो ओडिशा में आया हुआ है, या कावेरी की बात करें जो तमिलनाडु में आया हुआ है, पंजाब हरियाणा या उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, खास करके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, यहाँ सब जगह पर काफ़ी ज़्यादा पैमाने में इरिगेशन किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोग लिंक्ड है यहाँ पर नदियों के ऊपर। After independence, the irrigated area in India has increased 4 times. Irrigation is practiced in about 38% of net sown area. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हम जब आज़ाद हो गए उसके बाद तो भारत देश में जो सिंचाई की जो सिस्टम है वो 4 गुना बढ़ चुकी है। इसी वजह से पूरे देश में सिंचाई पद्धति जो है वो 38% ऑलमोस्ट की जाती है खेती बाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से। There is a difference in the irrigated areas as of different states. In Mizoram, 7.3% area of the total area sown under irrigation, while it is 90.8% in Punjab. There is a vast difference between the total area under irrigation with the total area sown. More than 40% area of the total area sown is under irrigation in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Jammu Kashmir, Tamil Nadu and Manipur. मैंने जैसे पहले ही बताया, सिंचाई की जो पद्धति है वो हर राज्य से दूसरे राज्य में डिफ़र करती है, अलग पड़ती है। जैसे मिज़ोरम में 7.3% ही ऐसी एरिया है जहाँ पे सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे नदियों का इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए। लेकिन अगर हम पंजाब के कंपैरिजन करें क्या बोलते हैं मिज़ोरम के साथ, तो 90.8% वहाँ पे सिंचाई ज़्यादा होती है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको टोटल एरिया में देखने को मिलेगा अगर आप मिज़ोरम और पंजाब के बीच में कंपैरिजन करते हैं। 40% एरिया ऐसी है जो टोटल सिर्फ इरिगेशन के पर्पस से ही इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पे खेती बाड़ी किया जाता है सिंचाई के माध्यम से, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और मणिपुर आते हैं। अब बात करते हैं वाटर क्राइसिस का। क्राइसिस का मतलब होता है कमी। Water is a natural gift. Water shortage is constantly intensified due to increasing demand for grains by increasing population to grow cash crops, increasing urbanization and changing lifestyles of people. The position of water supply and the inequality in the local distribution are challenges to human interest, livelihood and economic development.
हम जानते हैं पानी एक नेचुरल गिफ्ट है, भगवान की देन है, नेचर का गिफ्ट है। पानी की कमी इसीलिए बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि उसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। भले वो अनाज का उत्पादन करना हो, अनाज का उत्पादन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसमें भी कैश क्रॉप्स की जो तुरंत मिल जाए, ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उसकी डिमांड बढ़ गई है। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों के जीने के जो तरीके हैं उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। पानी की सप्लाई जो है कहीं ना कहीं वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती। किसी राज्य में किसी नदी का पानी बहुत ज़्यादा मिलता है तो किसी राज्य में बहुत ही कम लिमिटेड अमाउंट में ही पानी मिलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंसान का जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती, उसकी जो अर्निंग्स है वो भी मिस हो जाती है, और जो इकोनॉमिक आर्थिक प्रगति है वो भी अटक जाती है। Nowadays, the water crisis is in very alarming stage in arid regions of western Rajasthan and the interior area of southern peninsular plateau. The quality of water has deteriorated in many villages and some towns. Many waterborne diseases spread due to this. आज की डेट में अगर देखने जाएं तो पानी की कमी कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेज पे आ गया जहाँ पे हमें अब अलर्ट होना पड़ेगा, चौकन्ना होना पड़ेगा। उसमें भी खास करके अगर वेस्टर्न राजस्थान के बारे में बात करें जो सूखा एरिया माना जाता है, इसके साथ साथ सदर्न एरिया में चले जाएं जहाँ इंटरनली जो पेनिसुलर्स हैं, जो पीने लायक पानी की जो सुविधा नहीं दे पाती है, ऐसी एरिया जहाँ पे पानी ऑलमोस्ट कवर्ड होता है, लेकिन वहाँ पर पीने लायक पानी की जो कमी है वो होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे पानी की जो क्वालिटी है खास करके कुछ गाँव में वो काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएटेड यानी विनाशक रूप ले चुकी है। कुछ कस्बों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलेगा तो हम जानते हैं ऐसी बहुत सी डिजीज़ हैं जो पानी की कमी से या गंदे पानी के पीने की वजह से फैलती है। यानी पानी बहुत है, ऐसा नहीं है कि अर्थ पे पानी बहुत है। हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे ऑलमोस्ट 97% वाटर ही है, लेकिन उसमें से पीने लायक पानी तो बहुत लिमिटेड है। तो राजस्थान की बात करें या सदर्न पेनिसुलर प्लेटो की बात करें, पीने लायक पानी की सुविधा ना होने की वजह से गाँव में कस्बों में रहने वाले जो लोग हैं वो मजबूर हैं गंदे पानी को पीने के लिए, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर पोर्टेबल वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ. Apart from the attempts made to increase the availability of potable water, there is a large difference between the demand of water and its supply. Even today, there is a severe shortage of drinking water in about 8% towns in India. It needs to be done to provide clean drinkable water to about 50% of villages of the country. हम जानते हैं पीने लायक शुद्ध पानी, पोर्टेबल मीन्स फ्रेश वाटर जो है, वही हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या लिविंग बीइंग की डिमांड है। यानी हर एक लिविंग बीइंग को पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कोशिश की गई है जहाँ पर पीने लायक शुद्ध पानी की अवेलेबिलिटी करवाई जाए, लेकिन उनमें भी बहुत बड़ा डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड जब बढ़ती है तो उसकी सप्लाई में कमी आ जाती है। अगर हम रोज़ की रोज़ बात करें तो बहुत सी कमियां हो रही हैं पीने लायक पानी की। जैसे भारत के कस्बों के बारे में बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 8% ही पीने लायक पानी की सुविधा मिल रही है, जबकि उसकी जो ज़रूरत है वो कितनी है, 50% है विलेजेस में। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कंपैरिजन करने देखें तो गाँव में 50% पानी मिल रहा है पीने का, जबकि गांव में इतनी डिमांड नहीं होती है, गांव में पॉपुलेशन भी कम होती है। कंपैरेटिवली अगर टाउन्स के बारे में बात करें, कस्बों के बारे में बात करें, तो वहाँ पे सिर्फ 8% पानी, पीने लायक पानी की सुविधा हो रही है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो डिफरेंसेस है, इसी की वजह से लोग कहीं ना कहीं पीने लायक पानी से वंचित रह जाते हैं। There has been a large increase in the irrigation facilities in India. However, 2/3 of agriculture region still depends on rainwater. In recent times, the groundwater level has gone down considerably due to more and more water is extracted through wells and tube wells. As a result, the groundwater resource has decreased. The country is facing severe problems as some states extract groundwater in excess volume. Serious problems like reduction in the quality of water and increasing scarcity have to be faced. Besides agriculture, water is used in industries in uncontrolled quantity. Main sources of water pollution are polluted water of domestic uses and industries. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम जानते हैं कि सिंचाई के लिए पानी की जो सुविधा है और जो फैसिलिटीज़ हैं वो इंडिया में बढ़ चुकी हैं। 2/3 पार्ट जो एग्रीकल्चर का एरिया है वो स्टिल अभी भी आधारित है किस पे, बारिश के पानी पर।
फ़िलहाल अगर हम देखने जाएं तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ऑलमोस्ट कंपैरिजन करने जाएं तो बहुत नीचे चला गया, उसका स्तर काफ़ी नीचे चला गया। क्यों नीचे चला गया है? कांस्टेंट यूज़ किया जा रहा है अंडरग्राउंड वाटर को, भले वो कुएं के माध्यम से हो या ट्यूबवेल के माध्यम से हो। परिणाम स्वरूप क्या मिला? ग्राउंड वाटर जो है वो भी कम हो गया है। हमारा देश जो है बहुत से ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है जहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो पानी को बढ़ाने के लिए दूसरे स्टेट से हेल्प मांगते हैं। बहुत सी कठिन समस्याएं देखने जाएं जिसमें पानी की जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज़ हो चुकी है। कहीं ना कहीं पानी की जो कमी है वो भी हमें महसूस करना पड़ रहा है। आप खुद देखेंगे कि बहुत से ऐसे एरिया आ गए हैं जहाँ पे एक वक्त में सिर्फ 1 बकेट या 2 बकेट वाटर ही अवेलेबल करवाया जाता है पीने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरे दिन के लिए अगर हम 1 बकेट पानी भरते हैं तो वो कैसे पूरे फैमिली को पूरा पड़ेगा। इसके अलावा खेती बाड़ी हो गई, इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल हो गया, इन सभी जगहों पर भी पानी का जो इस्तेमाल है वो बेलगाम हो रहा है। मेन सोर्स अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए तो वो क्या है? घरों से इस्तेमाल किए जाने वाले जो भी डोमेस्टिक पानी है। अब जैसे हम जानते हैं कि घरों में इस्तेमाल किया गया वाला जो पानी है, अब ड्रेन वाटर हम बात करें, मान लो जैसे सीवियर से निकाला गया जो सीवर है, गटर का पानी भी जा कर के एट दी एंड नदियों से मर्ज कर दिया जाता है। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो केमिकल वाटर होते हैं उसको भी कहाँ ले जाते हैं? सीधा पीने वाले पानी में मिक्स कर देते हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, जो पीने लायक नदियों का पानी था वो भी कैसा हो गया? दूषित हो गया। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिस पे अगर हमने लगाम नहीं लगाई तो पीने लायक पानी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। तो हमें कैसे पानी को मैनेज करना चाहिए और बचा के रखना चाहिए। We all know that the available water is in limited quantity, its distribution is also unequal. Along with there is a problem of water pollution. That is why it is necessary to use the water economically and to conserve the available water. हम जानते हैं पीने लायक पानी की या पानी की जो सुविधा है वो काफ़ी लिमिटेड है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइक्वल हो रहा है। इसी वजह से पानी की जो समस्या है अब वो लोकल ना होके वैश्विक हो चुकी है। इसी वजह से हमें अब उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा सोच समझ करके करना चाहिए और उसको बचाने की कोशिश भी करनी चाहिए। वाटर इज सच अ रिसोर्स which is directly associated with the entire living organisms. The remedies to conserve water are to be done at different stages. The maintenance of water resource is known as water conservation. Some general remedies of water conservation are as follows: more construction of reservoirs for water storage, connecting two river basins and bringing the groundwater at higher level. Water is a national resource. वाटर एक ऐसा रिसोर्स माना गया है जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें भी जान है उन सभी को जीने के लिए पानी चाहिए। तो पानी सीधे सीधे उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है और इसके अगर हम सॉल्यूशंस देखने जाएं तो वो भी अलग अलग स्टेजेस में जाके ढूंढने पड़ेंगे। और पानी को मेंटेन करना, उसको बचा के रखने की प्रोसीजर को कहा जाता है वाटर कंजर्वेशन। कुछ सामान्य अगर हम सॉल्यूशंस निकालें वाटर कंजर्वेशन का तो वो है, सबसे पहले तो रिजर्वरीज बनाओ, यानी जहाँ पे पानी को मैक्सिमम समय तक स्टोर करके रखा जाए। दो नदियों को लिंक करता हुआ जो बेसिन्स होता है, आपने देखा होगा जहाँ पे वॉल से बिल्ड की जाती है, वो बनवाना चाहिए। यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे रिवर बेसिन्स, दिस इज कॉल्ड रिवर बेसिन्स। और अंडरग्राउंड वाटर लेवल को हाई ऊपर लाना पड़ेगा। वो सब कैसे होगा? जब वाटर को कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, मैनेज करेंगे, क्योंकि पानी कैसा रिसोर्स माना जा रहा है? राष्ट्रीय स्रोत माना जाता है। अब बात करते हैं हम वाटरशेड डेवलपमेंट की। Watershed is a natural unit and it is used for synthesized development in smaller natural units according to the convenience. A river basin is such an area wherein the water of a river along with the water of its branches forms a watershed. A watershed region is ultimately a river basin only. The water during the rainy season flows forwardly and finally meets any river. The development of a watershed is an overall approach of development. It includes the programs like soil and humidity conservation, water storage, tree plantation, forestation, horticulture, development of pasture land, renewal of collective resource. In all the programs, the land capability and the requirement of people have to be considered. It needs the participation of local people. Many schemes are planned by the state and the central government. अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे वाटरशेड की। तो वाटरशेड क्या है, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा। तो वाटरशेड का मतलब होता है, वाटरशेड मीन्स यहाँ
एक पिक्चर दी गई है, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं वाटरशेड का मतलब जल विभाजन, यानी पानी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। अब वाटरशेड जो है वो एक नेचुरल यूनिट है। जब नदी भी निकलती है, बहना शुरू करती है, तो वो एक ही जगह तो जाती नहीं, अलग अलग जगह पे वो बहना शुरू हो जाती है, तो वो एक नेचुरल यूनिट माना जाता है। और कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा योगदान है छोटे पैमाने पे उस एरिया को डेवलप करने का, उसकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। जैसे रिवर बेसिन के बारे में बात करें, जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा पैमाने में एकत्र होता है, आगे जाने के बाद वो छोटी छोटी ब्रांचेस में यानी टुकड़ों में नदी जो है बह जाती है और क्या बनाती है, वाटर शेड। यानी एक नदी जब निकलती है, निकलते हुए जगह जगह वो डिवाइड हो जाती है, उसे हम कहते हैं वाटर शेड। वाटर शेड रीजन जो होता है वो अल्टीमेटली किससे जुड़ा हुआ होता है, रिवर बेसिन, तो हम उसे रिवर बेसिन भी कह सकते हैं। पानी के बारे में बात करें, जब बारिश होती है तो पानी आगे की तरफ बह करके फाइनली जाके कहाँ मिलता है, किसी भी नदी में। अगर बारिश होती है किसी भी एरिया की अगर हम बात करें, आसपास अगर नदी होगी तो पानी बह बह के फाइनली उस नदी को मीट करता है, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो वाटरशेड को डेवलप करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट ज़रूरी है। मींस पानी हर जगह से होते हुए कुछ इस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हम दें कि पानी सारा बह कर के नदी में मिक्स हो जाए, जिसमें कुछ हमें प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। प्रोग्राम्स मींस प्लानिंग करनी पड़ेगी, जैसे मिट्टी को बचाना, ह्यूमिडिटी को कंजर्व करके रखना, पानी को रोकने की सुविधा देना, ट्री को प्लांट करना, जंगलों की कटाई पर रोक लगाना, दोनों तरीके की खेती बाड़ी करना, डेवलपमेंट करना किसका, जो चारे वाली लैंड होती है, पैस्चर लैंड मीन्स जहाँ पे जानवर चरते हैं, उस लैंड को डेवलप करना, दोबारा से जो रिसोर्सेज हैं उनको रिन्यू करना। ये सभी प्रोग्राम्स पे, इन सभी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो नेचुरल है पानी जो यहाँ वहाँ बट गया है फाइनली जा करके लास्ट में नदी में मिलेगा। यानी नदी का पानी पहले अलग हो जाता है, फिर लास्ट में जाके किसी और नदी से मिल जाता है। तो वाटर शेड को के बारे में बात करें या रिवर बेसिन के बारे में बात करें, दोनों एक ही चीज़ मानी जाती है। दूसरे अगर प्लान्स के बारे में बात करें तो ज़मीन की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, उसके हिसाब से वहाँ के लोगों को भी अपना योगदान देना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि लोकल लोग जो होते हैं उनकी भूमिका जो होती है किसी भी रिसोर्स को बचाने की, उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। तो बहुत से स्कीम्स को भी स्टेट गवर्नमेंट को एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ पे लागू करवाना चाहिए। अब बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। Special methods to collect the rainwater and conserve it, including the conservation of wells, small dams, khet talavdi, etc. Water is conserved through these mediums. This also raises the groundwater level. This may fulfill the requirements of domestic use and agriculture. रेन वाटर यानी पानी की जो बारिश का जो पानी है उसको बचा करके रखना। तो इसके लिए स्पेशल मेथड बनवाया गया है जहाँ पे हम बारिश के पानी को काफ़ी लंबे समय तक कंजर्व करके बचा सकते हैं। कैसे? जब हम कुएं बनवाएंगे, छोटे मोटे डैम बनवाएंगे, या जो खेतों में छोटे से पॉन्ड्स होते हैं जिसे खेत तालाबड़ी के नाम से जाना जाता है, इन सभी माध्यम से हम बारिश के पानी को काफ़ी लंबे समय तक कंजर्व करके रख सकते हैं। पानी जो है वो इनके माध्यम से काफ़ी लंबे समय तक रोक के रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, पानी जहाँ टिका रहेगा, हम जानते हैं वो पानी ज़मीन जो है वो सूखेगी तो उससे ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा। इतना ही नहीं, जो लोकल यूजेस हैं, जो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किए जाने वाला पानी का इस्तेमाल है, वो भी, उसकी भी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी और खेती बाड़ी की भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कि मेन उद्देश्य क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो लेट्स सी, टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर एंड इंक्रीज द ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड वाटर टेबल। सबसे पहले तो उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाना, किसकी? ग्राउंड वाटर की। और इतना ही नहीं, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए हमें हमेशा रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए। रिड्यूस द वाटर पोल्यूशन, पानी से जुड़े हुए जितने भी प्रदूषण हैं उसको हमें कम करना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है उसको, उसमें बदलाव लाने चाहिए। टू सेव द लैंड रूट्स फ्रॉम वाटर लॉगिंग, जो भी एरिया है जहाँ पे पानी रुक जाता है या बह नहीं पाता है, उस एरिया को भी हमें बचाना चाहिए। जो रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ऐसा पानी जो ज़मीन की सतह से बह जा रहा है उसमें भी हमें घटाव लाना चाहिए। यानी पानी को बहने देने की बजाय हमें पानी को बचाने का काम करना चाहिए। फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राई स्पेल्स,
खास करके ऐसे समय में जब हम जानते हैं कि गर्मी का सीज़न है या सूखा पड़ जाता है, तो उस टाइम पे जो हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए। फुलफ़िल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, पानी की जो डिमांड है उसको भी फुलफ़िल करने के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए। Make arrangement to store rainwater in underground tanks in multi-story residence in large cities, और arrangement should be made so that the water percolates in the ground। हमें कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करना चाहिए कि जो बारिश का पानी है वो अंडरग्राउंड टैंक्स में हम उसको स्टोर करके रख सकें। जैसे आप जानते हो कि बड़े बड़े शहरों में लोग क्या करते हैं, टेरेस पे पाइप को फिट कर देते हैं और सीधा उसका कनेक्शन अंडरग्राउंड जो टैंक होता है हमारा उसमें दे देते हैं, जिससे क्या होगा, बारिश का सारा पानी सीधा टैंक में भर जाएगा, जिससे क्या होगा, लंबे समय तक आप उस पानी का इस्तेमाल करेंगे और बाकी का जो पानी है वो ऑटोमेटिकली अंडरग्राउंड में सोख लिया जाता है, अंडरग्राउंड जो फील्ड है वो सोख लेता है। तो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वाटर भी सेव उसमें बदलाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट। जब आप पानी की देख रेख कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें पहला आ रहा है, यूज़ वाटर इकोनॉमिकली फॉर गार्डन्स, व्हीकल्स, इन टॉयलेट्स एंड वॉश बेसिन्स। पानी का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, गार्डनिंग में, गाड़ियों को साफ़ करने में, टॉयलेट्स में या फिर बर्तन को धोने में। Public awareness should be created, participation in water conservation and skilled management should be increased। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि हमें कैसे पानी को बचाना है, कंजर्व करना है और उसको कैसे मैनेज करके चलना है। इफ़ पॉसिबल रिसाइकल द यूज्ड वाटर, हो सके तो पानी का दोबारा से इस्तेमाल कीजिए। सेव द रिजर्वरीज फ्रॉम पोल्यूशन, जो भी पानी के स्रोत हैं, जो जल संचय है, जहाँ पे पानी रुकता है, इकट्ठा होता है, उसको पोल्यूशन से रोकिए। इंक्रीज द यूज़ ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, खेत तालावड़ी एक्सेट्रा। ये जो चीज़ें हैं, भले कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स हैं या खेत तालावड़ी है, इनके नंबरों में भी बढ़ोतरी लानी चाहिए। मतलब मैक्सिमम वेल्स बनवाइए, पॉन्ड बनवाइए जिसमें पानी को रोका जाया जा सके। कीप ए वॉच ऑन द दोज यूनिट्स विच आर यूजिंग ग्राउंड वाटर। उन लोगों पे हमें क्या बोलते हैं, अपनी निगरानी रखनी चाहिए जो अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो पानी की भी चोरियां होना शुरू हो चुकी है। प्रिवेंट द डिटोरिएटेशन ऑफ वाटर स्टोरेज यूनिट्स एंड रिपेयर द डैमेज पाइपलाइंस इमीडिएटली टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन। हम जानते हैं कि पाइपलाइन की मदद से पानी को पहुंचाने का काम किया जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि पाइप को सही टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, रिपेयर नहीं किया जाता, तो जगह जगह पानी का जल भराव हो जाता है, जिससे अगेन पीने लायक पानी की वेस्टेज होती है। तो उन चीज़ों को हमें रिपेयर करवाने का काम भी समय समय पे करना चाहिए। यूनिफॉर्म स्टेप्स कैन बी अप्लाइड फॉर एवरी एरिया। लोकल पीपल शुड बी इंक्लूडेड विद देयर ड्यू कोऑपरेशन फॉर द डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ एनी स्पेशल रीजन। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो भी स्टेप्स लेना है हमें सबको मिल करके लेना चाहिए। किसी भी एरिया में अगर कोई भी समस्या है, भले वो पानी की है, किसी भी चीज़ की है, जब एकजुटता के साथ आप वहाँ पर एक दूसरे को कोऑपरेट करोगे, उस एरिया को डेवलप करने का काम करोगे या पानी को मैनेज करने का काम करोगे, वो आसानी से हो जाता है। Thus, water should be utilized economically. Various methods are being implemented for water conservation. Whether the rainfall occurs or not, the water crisis is pending on us. Whether it is a farm or a water place in the house, we have to conserve every drop of water. Water is the life. इसलिए हम कह सकते हैं पानी का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। उसको बचाने के लिए बहुत सारे काम शुरू कर दिए गए हैं। बारिश हो या ना हो, पानी की जो कमी है वो टोटली हमारे हाथ में है। खेत है, घर है, कोई भी जगह है, हमें पानी की एक छोटी छोटी बूंद का भी बचाव करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। तो आज से, अभी से हमें पानी का बर्बादी रोकना है, और हमेशा ये चीज़ें शुरू होती हैं घर से। पानी के वेस्टेज को रोकिए, अननेसेसरी टैप को ना चलने दीजिए, कम से कम पानी में नहाने की कोशिश कीजिए और कपड़ा वगैरह धोने की कोशिश कीजिए। जो भी पानी एक बार यूज़ कर लिया, अगर आपको दोबारा उसको यूज़ करना है तो आप गार्डनिंग में, फ्लोर को क्लीन करने में आप आसानी से दोबारा से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम आसानी से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.